हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। +1 का चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड आज हमारा टॉपिक है, ये आज हम करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि जब किसी बॉडी को हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना तो क्या करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है। तो किसी भी बॉडी का यूनिट मास का अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू इंक्रीज करना हो तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उस हीट की अमाउंट को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो बेटा, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग हीट चाहिए उसके यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये पर्टिकुलर सब्सटेंस की कांस्टेंट होती है, मगर जैसे हम सब्सटेंस चेंज करते हैं इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। जैसे मान लो कॉपर के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी, आयरन के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी, वुड के लिए स्पेसिफिक हीट अलग होगी। तो इस तरह ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या हुई फिर। इट इज द amount of heat it is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 डिग्री C। ठीक है ना। तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट की आवश्यकता है, कितनी हीट की हमें ज़रूरत है, उसे हम पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मान लो कि किसी सब्सटेंस का मास जो है हमारे पास m है, ठीक है ना। सो इस मास का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है डेल्टा टी के थ्रू। ठीक है, तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो जो हीट की अमाउंट है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हम देखेंगे। सो द amount of heat required to raise the temperature of given mass m of substance through temperature delta T is depending upon, किस पे निर्भर करती है। पहला तो है कि मास पे निर्भर करती है, सेकंड किस पे निर्भर करती है कि जितने टेम्परेचर के थ्रू हमने इंक्रीज करना है उसका टेम्परेचर बॉडी का, ठीक है ना, जितने टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है उस पर डिपेंड करती है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, m इंटू डेल्टा टी। सो m मास है, डेल्टा टी क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर, यानी कि जितना टेम्परेचर हमने बॉडी का इंक्रीज करना है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कांस्टेंट जो है इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, इसे बोलते हैं। तो देखो C की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो ये आ जाएगा Q/m डेल्टा टी, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री C। सो इसे बोल देते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन सब्सटेंस बोल देते हैं। तो यहाँ से बेटा हम इसका यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जैसे एनर्जी किस में मेजर करते हैं, जॉल में, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, और टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। तो इस तरह से इसका जो है यूनिट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे
कि स्पेसिफिक हीट को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। रिलेशन तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का आ गया, तो मैथमेटिकली तो यहाँ से फाइंड आउट कर ही लेंगे, मगर एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम वो देखेंगे। सो वो देखने के लिए, वो कंसेप्ट पढ़ने के लिए एक दो डेफिनेशंस है वो हमें पहले पढ़नी होंगी, तो उनकी बात करते हैं। तो पहली डेफिनेशन हमारी फिर आती है थर्मल हीट कैपेसिटी, कि बॉडी की थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है। थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी, तो ये क्या होती है? इट इज द amount of heat required, it is the amount of heat required to raise the temperature of given mass of substance थ्रू 1 डिग्री सी, ठीक है ना। सो थर्मल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमें सेम ही लगती है, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट में हमने यूनिट मास की बात की थी, यहाँ पे गिवन मास की बात करते हैं। सो जितना भी मास आपके पास है बॉडी का, उतने मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी फिर बन जाती है बॉडी की, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने बॉडी का टेम्परेचर जो है डेल्टा टी के थ्रू इंक्रीज करना है, मास उसका कितना है? एम है, ठीक है ना। सी उसकी क्या है? स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी गिवन मास का टेम्परेचर डेल्टा टी के थ्रू इंक्रीज करने के लिए, वो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, एम सी डेल्टा टी, ठीक है ना। सो अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सी के थ्रू इंक्रीज करें, ठीक है ना, टेम्परेचर को अगर हमने 1 डिग्री सी के थ्रू इंक्रीज करना हो, तो ये रिलेशन क्या बनेगा फिर? एम सी इंटू 1, यानी कि क्यू इज इक्वल टू एम सी हो गया, ठीक। तो सी किसके इक्वल आ गया? क्यू ओवर एम आ गया। यहाँ पे क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? थर्मल हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। सो स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगी फिर? स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल हो जाती है? थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर मास ऑफ सब्सटेंस, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर मास ऑफ सब्सटेंस के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ जाता है स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट रिलेशन डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी क्या होती है? इट इज द mass of water which gain or lose the same amount of heat as is done by the given body, as is done by the given body for same rise of for same rise or fall of temperature, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट क्या होगा? जैसे मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर हमने डेल्टा टी के थ्रू इंक्रीज करना है, ठीक है ना। सो उसको क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी? क्यों हीट सप्लाई करनी पड़ी? तो इसका वाटर इक्विवेलेंट हमने बॉडी का निकालना है। तो वाटर इक्विवेलेंट बॉडी का क्या होगा कि वाटर की वो अमाउंट होगी, वो मास होगा जो कि इतनी ही हीट गेन करता है। सेम टेम्परेचर के थ्रू अगर हमने
उसका टेम्परेचर राइज करना हो उस बॉडी के इक्विवेलेंट, ठीक है ना। जितना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया था, मान लो डेल्टा टी किया था, तो हीट उसने कितनी ली थी, क्यों ली थी, तो वाटर का भी उतना मास लेंगे जो इतनी ही हीट गेन करेगा, सेम फॉर सेम राइज ऑफ टेम्परेचर। तो वो जो मास आएगा वो उस बॉडी का क्या होगा, वाटर इक्विवेलेंट होगा। तो वाटर इक्विवेलेंट बॉडी का फाइंड आउट करने का क्या फायदा होता है, जैसे आपको मालूम है कि किसी भी बॉडी ने कितनी हीट गेन की है, उसका फार्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। मान लो हमें बॉडी की स्पेसिफिक हीट मालूम नहीं है कि बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या है, वाटर की हमें मालूम है, और वाटर इक्विवेलेंट भी मालूम है हमें बॉडी का। मान लो वाटर इक्विवेलेंट बॉडी का कितना है, W है, और स्पेसिफिक हीट और वाटर की कितनी है, C डैश है। तो यहाँ पे हीट गेन्ड बाय द बॉडी फाइंड आउट करने के लिए हम वाटर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। मास की जगह वाटर इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे। जब मास की जगह वाटर इक्विवेलेंट बॉडी का यूज करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट बॉडी की यूज करने की जगह हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर बॉडी की स्पेसिफिक हीट नहीं भी मालूम है तो वाटर की तो हमें मालूम होती है, वो हम यूज कर सकते हैं अगर उस बॉडी का हमें क्या पता हो, वाटर इक्विवेलेंट पता हो, ठीक है ना। बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट पता हो तो बॉडी कितनी हीट गेन करती है डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी की स्पेसिफिक हीट की जगह हम फिर वाटर की स्पेसिफिक हीट यूज कर लेते हैं अगर हमें उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट पता हो। तो ये आपको पता लग गया होगा। सो बेटा नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री है, क्योंकि हमारा बेसिक एम क्या है, स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमने सारी कर ली हैं, एक रह गई है, वो है प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री क्या होता है, तो बेटा ये ऐसे है कि एक क्लोरीमीटर होता है। क्लोरीमीटर क्या होता है, एक वेसल होता है जो कॉपर कॉपर का बना होता है, ऐसे करके इस पे लिड चढ़ा होता है, ऐसे लिड होता है, इसमें बंद होता है ये, और इसमें एक स्टीरर दिया होता है। स्टीरर स्टीरर क्या होता है, स्टीरर होता है कि जो, जैसे मान लो कि कुछ चीज़ को हिलाने के लिए, जैसे मान लो हमने मिल्क में शुगर डाली है ऊपर से और उसे मिक्स करने के लिए हम चम्मच से हिलाते हैं, तो वो चम्मच क्या काम करता है, स्टीरर का काम करता है। सो इसी तरह से एक स्टीरर होता है चीज़ों को मिक्स करने के लिए, वेसल में पड़ी चीज़ों को मिक्स करने के लिए, ठीक है। ये स्टीरर प्रोवाइड किया होता है। और जो देखो ये क्लोरीमीटर है, इसमें इसके बाहर एक जैकेट होती है, जैकेट प्रोवाइड की होती है, ऐसे करके जैकेट, ये जैकेट में इनक्लोज होता है सारा, ठीक है ना। जैकेट में इनक्लोज क्यों होता है कि ताकि हीट लॉस ना हो थ्रू रेडिएशन। और जैकेट के बीच में क्या फिल किया होता है, कॉटन फिल किया होता है, ऐसे कॉटन भरा होता है ताकि हीट जो है रेडिएशन के थ्रू लॉस ना हो, ठीक। तो ये होता है सारा, हीट रेडिएशन के थ्रू लॉस ना हो। तो इसमें क्या होता है कि दो बॉडीज को इसमें रखा जाता है। मान लो कि हमने पहले वाटर रखा इसमें, ठीक है, वाटर इसमें रख दिया हमने, वाटर फिल कर दिया इसमें, ये वाटर वाटर फिल कर दिया। वाटर का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, मान लो वाटर का टेम्परेचर कितना है, T डैश है, ठीक। फिर इसमें हम एक हॉट बॉडी डालेंगे, मान लो हमने हॉट बॉडी डाल दी इसमें, उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, मान लो उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर, इसका मान लो T1 है, उसका मान लो T2 है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T2 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम स्टीरर की हेल्प से ऐसे मिक्स करेंगे, ऐसे हिलाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बॉडी जो है वो हीट लॉस करेगी, एक गेन करेगी, यानी कि जिसका टेम्परेचर लो है वो गेन करेगी हीट, और जिसका टेम्परेचर हाई है वो क्या करेगी, लूज करेगी हीट, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखो हमने क्लोरीमीटर के अंदर क्या है कि इस बाहर एक जैकेट, एक इसकी जैकेट बना रखी है जिसके अंदर कॉटन भरी है। अब ये जो बॉडी हीट लूज करेगी ये वाटर को देगी, यानी कि रेडिएशन के थ्रू बाहर इसकी हीट नहीं जाएगी। ये सारा सिस्टम जैकेट इसीलिए हमने बना रखी होती है कि ताकि जो हॉट बॉडी है उसकी हीट रेडिएशन के थ्रू लॉस ना हो, ठीक है ना। जब कोई भी हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं होती तो इस क्लोरीमीटर में क्या होता है कि जितनी हीट एक बॉडी
लूज करती है उतनी ही दूसरी बॉडी क्या करती है, हीट गेन करती है, ठीक है ना। सो यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि व्हेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब सारी बॉडी का टेम्परेचर, सारे सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड देन heat lost by hot body इसके इक्वल हो जाती है हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड है कि नो हीट इज लॉस्ट थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू कोई भी हीट जो है वो लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये फिर इक्वेशन जो है वो फॉलो होती है कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। सो इसके लिए यही एक थिंग जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी हीट जो है वो रेडिएशन के थ्रू लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल हम यूज़ करके फिर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करेंगे गिवन बॉडी की, ठीक है ना। अब हम उस पर आते हैं, ये वाला वेसल यूज़ करना है। तो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, टू फाइंड स्पेसिफिक हीट, फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन बॉडी। टू फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन बॉडी, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं कि एक कैलोरीमीटर हमने लिया है जिसमें हमने वाटर डाला है, वाटर का मास मान लेते हैं, कितना हमने वाटर का मास डाला है, m डाला है, ठीक है ना। और वाटर का टेम्परेचर कितना है, जैसे मैंने माना था कि इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है m, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है T1। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बॉडी डालेंगे, हॉट बॉडी डालेंगे, ठीक है ना। तो जिसका मास मान लेते हैं, मास ऑफ हॉट बॉडी कितना है, हम इसका m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना है हॉट बॉडी का, टेम्परेचर ऑफ ज़्यादा होगा वाटर से, तो कितना मान लेते हैं, इसका T2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जब हम हॉट बॉडी को कैलोरीमीटर के अंदर पड़े पानी में डालेंगे तो हमें मालूम ही है कि हॉट बॉडी जो है वो हीट लूज करेगी और वाटर जो है हीट गेन करेगा, यानी कि वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन फॉल करेगा। ये तब तक प्रोसेस होगा जब तक सारे सिस्टम का टेम्परेचर क्या नहीं होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हॉट बॉडी will lose heat and water will gain heat till they attain a common temperature, till they attain a common temperature T, जब तक कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T नहीं हो जाता, यानी कॉमन आ जाता है, सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि वाटर ने कितनी हीट जो है वो गेन की है। तो हीट गेन्ड बाय वाटर, हीट गेन्ड बाय वाटर। और यहाँ पे देखो कि हीट दो चीज़ें गेन करेंगी, कौन कौन सी, एक तो वाटर गेन करेगा और क्या गेन करेगा, ये कॉपर गेन करेगा, ठीक है ना। ये कॉपर गेन करेगा हीट, और क्योंकि वेसल किसका है, कॉपर का बना हुआ है, एक कॉपर गेन करेगा हीट, और क्या कौन गेन करेगा हीट, वाटर गेन करेगा हीट, ठीक है ना। सो हीट गेन बाय, पहले वाटर फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी आएगी, वाटर का मास कितना था m1, उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, मान लेते हैं C है, और टेम्परेचर मान कितना था उसका T1 था, और कितना हो गया T हो गया, तो कितनी
कितना टेम्परेचर राइज किया उसका, T माइनस T1, इतना टेम्परेचर राइज किया। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे हीट गेन्ड बाय वेसल, हीट गेन बाय द वेसल। ठीक है, वेसल किसका बना है, कॉपर का बना है। तो मान लेते हैं कि कॉपर का जो वाटर इक्विवेलेंट है, यानी ये जो वेसल बना है इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है, W है। ठीक है, तो जब वाटर इक्विवेलेंट हमने कॉपर का निकाल लिया है, वो हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट भी किसकी यूज़ करेंगे, वाटर की यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि कोई भी बॉडी है वो कितनी हीट गेन करती है, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। मास, बॉडी का मास होता है, इसी उसकी स्पेसिफिक हीट होती है। मगर अगर हमें बॉडी की स्पेसिफिक हीट नहीं पता, जैसे मान लो यहाँ पे हमें कॉपर की नहीं पता, तो हम उसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर उसका वाटर इक्विवेलेंट पता है, मान लो W मास ऑफ वाटर है जो उतनी ही हीट गेन करता है जितनी कॉपर कर रहा है, यानी उसका वाटर इक्विवेलेंट पता है, तो यहाँ पे हम फिर स्पेसिफिक हीट वाटर की यूज़ करके ये वाली हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि W है, तो फिर स्पेसिफिक हीट किसकी यूज़ करेंगे, वाटर की यूज़ करेंगे। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, C है, देखो यहाँ पे C लिखी है, C यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना राइज किया, T माइनस T1। ठीक है, देखो भी टेम्परेचर वाटर का तो मैंने T1 माना था, कॉपर का तो मैंने बताया नहीं था, तो वो भी मैंने T1 क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम ही है कॉपर वेसल में वाटर पड़ा था। ठीक है ना, तो जितना टेम्परेचर वाटर का होगा उतना ही किसका होगा, कॉपर वेसल का होगा, क्योंकि अगर इन दोनों का अलग अलग टेम्परेचर होगा तो ये तब तक हीट ट्रांसफर करेंगे जब तक सेम नहीं होता। तो हम जब जब हमने इसमें ये हॉट बॉडी डाली थी तो वाटर पहले डाला था, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका था, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर का टेम्परेचर भी कितना लिया, T1 लिया, जो राइज करके कितना हो गया, T हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, T माइनस T1। तो टोटल हीट गेंड कितनी होगी, फिर टोटल हीट गेंड कितनी होगी, जितनी वाटर ने गेन की है प्लस जितनी कॉपर वेसल ने गेन की है। ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो कॉपर वेसल में पड़ा है, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही हो गया। जैसे आप ग्लास में वाटर लेते हो तो ग्लास और वाटर का टेम्परेचर सेम ही हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे T1 ही लिया है दोनों का टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो जो चीज़ कॉमन है वो बाहर निकालो, हमारा क्या बन गया, M1 प्लस W C T माइनस T1, ये बन गया। ठीक है, सो ये आ गई टोटल हीट गेन। तो अब हम करेंगे हीट लॉस्ट। हीट कौन लॉस करेगा, ये बॉडी लॉस करेगी। ये कितनी हीट लॉस करेगी वो देखेंगे। तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी कितनी हीट लॉस करेगी, वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, MC थीटा वाला। तो अब हॉट बॉडी का मास कितना हमने माना है, M2 माना है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी मानी है, मान लेते हैं C' है जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इसका टेम्परेचर देखो, बॉडी का जो टेम्परेचर था हमने T2 माना, तो ये कम होके कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है ना, सारे सिस्टम का टेम्परेचर सेम होगा ना, ये वाली बॉडी लूज करेगी, लूज करके इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, T2 माइनस T, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे। सो ये आ गई हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री क्या लिख सकते हैं हम, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इसके इक्वल आ जाती है हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। चलो ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन देखो, अब हीट लॉस्ट कितनी हुई है, ये मैंने लिखा है। सो हीट लॉस्ट का फार्मूला, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे भरो, तो क्या हमें मिलेगा, तो इसे मैं रेज कर देता हूँ। तो हीट लॉस्ट कितनी हुई, ये लिखा है उसका रिलेशन, तो ये आ गया M2 C' T2 माइनस T। तो हीट गेंड कितनी हुई है, ये टोटल, ये लिखा है रिलेशन उसका, M1 प्लस W C इंटू T माइनस T1। हमने C' की वैल्यू निकालनी है, तो C' किसके इक्वल होगा,
ये आ गया m1 प्लस डब्ल्यू सी टी माइनस T1 ओवर m2 T2 माइनस टी। सो इस रिलेशन से हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो इसमें कुछ नहीं था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमने यूज़ किया है कि जितनी बॉडी हीट लूज करती है उतनी ही दूसरी बॉडी हीट गेन करती है। अगर हीट रेडिएशन के थ्रू लूज नहीं हो रही तो इस क्लोरीमीटर में हमने पहले वाटर डाला, ठीक है ना। वाटर और वेसल का टेम्परेचर सेम है, कितना T1 है। तो जो वेसल था उसका वाटर इक्विवेलेंट हमने W माना। तो जब हमने हॉट बॉडी को इसमें डाला तो हॉट बॉडी हीट लूज करेगी, उसका टेम्परेचर डाउन होगा, और जो वाटर और क्लोरीमीटर है वो हीट गेन करेंगे, उनका टेम्परेचर राइज होगा, और सबका टेम्परेचर कॉमन हो जाएगा कितना T। तो हम पहले निकाल लेंगे कि क्लोरीमीटर और वाटर ने कितनी हीट गेन की, वो ये निकाली हमने। फिर हॉट बॉडी ने कितनी हीट लूज की वो हमने फाइंड आउट कर ली। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेटर ही लगा दिया और स्पेसिफिक हीट हमने बॉडी की फाइंड आउट कर ली। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ लग गया होगा। तो थैंक यू।